जिया, जिया बच्चे। राशिद महमूद जिया के बड़े ताया उसे पुकारते लाउंज में दाखिल हुए। जी बड़े बाबा। जिया मसरूफ सी किचन से निकलते बोली। अरे तुम वहाँ किचन में क्या कर रही हो बच्चे, इधर आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। राशिद ने उसे अपने पास बुलाते हुए कहा। जी बोले, खैरियत। जिया उनके साथ सोफे पर बुर्जुमान होते हुए पूछने लगी। मैं क्या सोच रहा था। राशिद महमूद ने बात करते रुक कर उसे देखा। क्या सोच रहे थे आप। जिया ने मुस्कुराते उन्हीं के अंदाज में पूछा। तुम मेरी बात सीरियस होकर नहीं सुन रही हो। राशिद ने मसनूई नाराजगी दिखाते हुए कहा। अरे नहीं, मैं बिल्कुल सीरियस होकर सुन रही हूँ। जिया ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा। अच्छा लग तो नहीं रहा। राशिद ने आंखें छोटी करते उसे देखते कहा। अब की जिया ने खफगी से उनको देखा। आपने बात बतानी है या ऐसे ही सस्पेंस क्रिएट करते रहना है। थोड़ा मुंह फुलाए हुए वो बोली थी। अच्छा सुनो, फिर मैं सोच रहा था कि तुम भी अब ऑफिस ज्वाइन कर लो भाई। हमारे बाद ये सब तुमने ही संभालना है। राशिद ने इस बार संजीदगी से कहा। मैं तो खुद यही चाहती हूँ, ऑफिस ज्वाइन कर लो, मगर पापा ही नहीं मानेंगे। जिया ने उदासी से कहा। अरे रहने दो, उसे तो मैं देख लूंगा। तुम बस कल रेडी रहना, हम कल इकट्ठे ही ऑफिस चलेंगे, ओके। राशिद ने प्यार से उसे अपने बाजू के हल्के में लेते हुए कहा। बड़े बाबा, एक बात पूछूं आपसे। जिया ने झिझकते हुए पूछा। जी मेरा बच्चा बोलो। आपने कहा कि ये सब मुझे संभालना है, और अरसल इसका क्या, क्या वो नहीं आएगा वापस। जिया ने उनके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। देखो बेटा, फिलहाल इस टॉपिक पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, प्लीज। राशिद महबूब बेटे के जिक्र पर संजीदगी से बोले। वो हमेशा ही अरसल के जिक्र से कतराते थे। वजह उसका उनको छोड़कर गैर मुल्क में जा बसता था। बहुत साल पहले वो पढ़ाई के लिए यूरोप गया था और फिर वहीं का होकर रह गया। वापसी का रास्ता तो जैसे भूल ही गया। राशिद महमूद और एहसन महमूद दोनों भाई थे, एक ही घर में रहते थे। बाप का छोटा सा बिजनेस था जिसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद उन दोनों भाइयों ने मिलकर मेहनत से कामयाबियों की बुलंदियों पर पहुंचाया था। दोनों भाइयों की शादी भी एक ही घर में हुई थी। दोनों की बेगमात आपस में बहनें थी तो घर खुशियों का गहवारा था। अरसल जिया से 10 साल बड़ा था। जब जिया ने इस दुनिया में आँख खोली तो किस्मत की सितम जरीफी पर उसके पैदा होते उसकी माँ तानिया दुनिया छोड़ गई थी। ये दुख घर वालों के लिए बहुत ही बड़ा था, मगर वक्त के साथ साथ सब संभल गया। जिया को अरसल की माँ ने बहन की आखिरी निशानी समझकर सीने से लगाया और पाला। वो घर भर की लाडली थी। ताया ताई पापा सभी से अपने हाथ का छाला बनाए रखते थे। जब अरसल 15 साल का हुआ तो राशिद महमूद की अहलिया और अरसल की वालदा आफिया सबको छोड़े खालिक हकीकी से जा मिली। आफिया की अचानक मौत ने अरसल पर बहुत गहरा असर डाला और वो बाप से जिद करके यूरोप चला गया। राशिद महमूद ने भी उसे ज्यादा न रोका। उनको लगता था कि माँ के जाने के दुख में है, मुल्क और माहौल बदलेगा तो शायद ठीक हो जाए और फिर पढ़ाई मुकम्मल करके लौट आएगा। मगर ऐसा कुछ ना हुआ। वक्त गुजरता गया मगर अरसल वापस ना आया। जिया को संभालने के लिए आया रखी थी, जिसे जिया अम्मा भी कहा करती थी। वो जिया को अपनी बेटी की तरह चाहती थी, उसका बहुत ख्याल रखती, नाज नखरी उठाती और बाकी घर का निज़ाम भी अम्मा भी ने संभाल लिया था, जिसकी वजह से राशिद और एहसन भी पुरसुकून हो गए थे। धीरे धीरे वक्त सरकता गया और 5 साल की जिया 20 साल की हो गई। जिया को शुरू से ही कुकिंग का बहुत शौक था। उसे जल्दी ही किचन के कामों को संभाल लिया था और बाकी घर अम्मा भी के सर पर था, जिसकी जिम्मेदारी अम्मा भी खुश उसलूबी से निभा रही थी। अब जब जिया की पढ़ाई मुकम्मल हो चुकी थी तो राशिद चाहता था कि वो ऑफिस संभाल ले। अरसल से उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी, जॉब टूटने लगी थी, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया था। ये नहीं था कि राशिद अरसल से प्यार नहीं करता था या उसको उनकी याद नहीं आती थी। वो अपने बेटे को बहुत चाहते थे। उसकी याद में अक्सर रात रात भर जागते और अकेले रोकर दिल को हल्का कर लेते थे, मगर किसी के सामने जाहिर नहीं करते थे। मगर अहलिया के बाद बेटे का भी उनको तन्हा छोड़ जाना और फिर पलट के ना आना गहरे दुख में मुब्तला करता था, इसलिए वो अरसल के जिक्र से कतराते थे। अच्छा छोड़े इन बातों को, मैंने पास्ता बनाया था, चले मिलकर खाते हैं। जिया ने उनको सोचों में गुम देखकर उनका मूड ठीक करते हुए बोली थी। अरे वाह, तो चलो फिर, देर किस बात की। राशिद महमूद भी अपनी सोचों को झटकते फिर से मूड खुशगवार करते बोले। तो जिया उनकी बाजू पकड़ते डाइनिंग टेबल पर ले गई। जिया को हमेशा अपने बड़े बाबा की तन्हाई की फिक्र रहती थी। उसे उनको दुखी देखकर तकलीफ होती थी, इसलिए उनको खुश रखने की कोशिश करती रहती थी।
वो अपने पापा से ज़्यादा अपने बड़े बाबा के करीब थी। अपनी हर ख्वाहिश उन्हीं से मनवाती थी, हर बात उन्हीं से शेयर करती थी और राशिद भी उससे बहुत प्यार करता था। उनकी जान बसती थी जिया में। वो दोनों टेबल पर बैठे पास्ता एंजॉय कर रहे थे जब एहसन महमूद भी वहां चले आए। क्या हो रहा है भाई, बड़ी खुशबू आ रही है। एहसन कुर्सी घसीट कर बैठते हुए बोले तो जिया और राशिद दोनों हंस दिए। तुम भी आ जाओ, आज हमारी बेटी ने बहुत मजे का पास्ता बनाया है। राशिद ने चम्स भरकर मुंह में डालते हुए बोला। जिया ने प्लेट निकालकर अपने पापा को पास्ता डाल के दिया तो एहसन ने भी पास्ता खाते अपनी बेटी की तारीफ करना जरूरी समझा, जिसे जिया ने मुस्कुराकर मौसूल किया। खाने के बाद दोनों भाई किसी प्रोजेक्ट को डिस्कस करने लगे तो जिया बर्तन समेट के अपने कमरे में चली गई। अगले दिन का सूरज अपने साथ अजीब सा भोजल पर लिए तुलू हुआ था। अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत होने जा रहा हो। जिया को ऑफिस ज्वाइन किए अभी हफ्ता हुआ था। आज उनकी एक अहम मीटिंग थी जिसमें इन तीनों का होना जरूरी था। जिया के ऑफिस ज्वाइन करने पर ऐसा ने थोड़ा बहुत एतराज किया, मगर राशिद के फैसले के सामने खामोश हो गया। वो हमेशा ही अपने बड़े भाई की बहुत इज्जत करते थे और जो फैसला उनका भाई करता उसे हरफे आखिर समझकर मानते थे। जिया जल्दी जल्दी रेडी होती टेबल पर आई जहाँ अम्मा भी नाश्ता लगा रही थी। उसे आता देख जल्दी से उसके लिए नाश्ता निकालने लगी। अरे आप रहने दे अम्मा, भी मैं निकाल लूंगी नाश्ता। आप पापा और बड़े बाबा का नाश्ता लगा दे। जिया उनको नरमी से टोकते हुए बोली और अपने लिए नाश्ता निकाल कर खाने लगी। कुछ देर में राशिद और एहसन भी रेडी हुए। कुछ डिस्कस करते टेबल तक आए। जी बेटा, तो आप मीटिंग के लिए रेडी है? राशिद ने रुमाल अपने सामने खोल कर रखते जिया से पूछा। जी बड़े बाबा, मैं रेडी हूँ। जिया ने नाश्ते से हाथ रोककर उनको देखते हुए कहा तो वो दोनों मुस्कुरा दिए और नाश्ते में मसरूफ हो गए। वो लोग नाश्ता कर रहे थे जब एहसन का मोबाइल रिंग होने लगा। तीनों ने चौंक कर मोबाइल की जाने देखा। इस वक्त किसकी कॉल आ गई? राशिद ने एहसन को देखते हुए पूछा, जो मोबाइल पर नंबर देख रहे थे। साइड से इंजीनियर की कॉल है, कहते हुए एहसन ने कॉल ओके करते मोबाइल कान से लगाया। हेलो, हाँ आरिस, बोलो, खैरियत है? इस वक्त कॉल की? एहसन ने संजीदगी से पूछा। सॉरी सर, बट बात अहम थी तो कॉल करनी पड़ी। इंजीनियर आरिफ थोड़ा परेशान सा बोला। खैरियत? एहसन ने नाश्ते से हाथ खींचते हुए पूछा। सर, कुछ मजदूर गड़बड़ कर रहे हैं, काम में रुकावटें डालने की कोशिश कर रहे हैं। आरिफ ने परेशानी से माथा मसलते हुए कहा। क्यों, उनको क्या मसला है? उनसे पूछा तुमने? एहसन ने संजीदगी से पूछा। जी सर, वो कहते हैं कि हम अपना मसला बॉस को ही बताएंगे। वो आप दोनों से मिलने की जिद लगाए हुए हैं। आरिफ ने दूसरा मसला भी उनके सामने रखा तो एहसन पल भर को चौंका, फिर बोला तो सर्द महली लहजे में बाजिया थी। ओके, हम आते हैं आज, फिर देखते हैं। उनको कहते ही आरिफ का जवाब सुने बगैर कॉल बंद करती थी। क्या हुआ, क्या बोल रहा था आरिफ? राशिद भी नाश्ते से हाथ खींच लिए थे, गौर से एहसन को देख रहे थे। साइड पर कुछ मजदूर मसला कर रहा है, एहसन संजीदा सा बताने लगा। वो हमसे मिलना चाहते हैं। आरिफ को मसला नहीं बता रहे। एहसन ने तफसील बताते हुए कहा तो राशिद की पेशानी पर बल नमूदार हुए। ठीक है, मीटिंग अटेंड करते करके चलते हैं साइड पर। राशिद ने संजीदगी से कहा। अच्छा आप लोग नाश्ता तो करें ना? जिया ने उनको नाश्ते से हाथ खींचते देख कहा था। राशिद ने एहसन को इशारा किया खाने का और खुद भी खाने लगे, मगर अब तीनों के दिमाग उलझे हुए थे। 3 घंटों की मीटिंग के बाद राशिद और एहसन साइड पर चले गए और जिया अपने कीबन में बैठकर बाकी के काम देखने लगी। वो लोग खुश थे कि मीटिंग कामयाब रही, मगर उनकी ये खुशी बहुत कम वक्त की थी। तकरीबन 1 घंटे बाद जिया का मोबाइल रिंग हुआ। उसने मसरूफ से अंदाज में कॉल पिक करते फोन कान से लगाया, मगर अगले ही लम्हे मिलने वाली खबर ने उसके पैरों तले से जमीन निकाल दी। उसके पापा और बड़े बाबा इस वक्त हॉस्पिटल में थे। उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। जिया को तो जैसे किसी ने सांस ही रोक दिया था। वो जल्दी से बाहर की जानिब भागी। सामने ही ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा उसको साफ कर रहा था। जिया भागती उसके पास पहुंची और गाड़ी निकालने का बोलती बैक सीट पर बैठी। उसका पूरा वजूद जल्जलों की जद में था। जान निकलती महसूस हो रही थी। बार बार आंखें आंसू से धुंधली हो रही थी, जिन्हें हाथ की पुश्त से रगड़ती साफ करती। मगर आज तो जैसे आंसू का सैलाब था जो आंखों से बहता ही चला जा रहा था। जल्दी चलाओ ना, जिया बार बार ड्राइवर को बोलती, जो एक बेबस नजर उस पर डालकर रह जाता। गाड़ी पहले ही बहुत रफ्तार से दौड़ रही थी, मगर जिया बार बार
तेज चलने का बोलती हूँ तो बेचारा बस देख कर रह जाता। उसे कुछ ही देर में वो लोग हॉस्पिटल के पार्किंग एरिया में पहुंच चुके थे। जिया बगैर इधर उधर देखे गाड़ी से निकलकर अंदर की जाने पागी, जहां उसकी जान से प्यारे मौत और जिंदगी की जंग लड़ रहे थे, जिनमें उनकी जान बसती थी। जिया सीधे इमरजेंसी की तरफ आ गई, जहां से डॉक्टर्स मायूस से बाहर निकल रहे थे। जिया जल्दी से उनके पास पहुंची। डॉक्टर, मेरे पापा और बड़े बाबा, वो अंदर है, वो कैसे हैं? ठीक तो हो जाएंगे ना? जिया ने एक ही सांस में हजारों सवाल कर डाले थे। डॉक्टर ने एक बेबस नजर उस नाजुक सी छोटी लड़की पर डाली जो अपनों के लिए तड़प रही थी। फिर धीरे से बोले, सॉरी, हम उनको नहीं बचा सके। जब उनको यहाँ लाया गया उनमें से एक तो पहले ही मर चुके थे और दूसरी की हालत तशवीशनाक थी। हमारी बहुत कोशिश के बावजूद हम उनको नहीं बचा सके। डॉक्टर ने दुख से उसे देखते तफसील से बताया और आगे बढ़ गया। मगर पीछे वो ऐसी थी जैसे मिट्टी की मूर्त हो। झटके से नीचे ठंडे फर्श पर घुटनों के बल गिरते बैठती चली गई। उसके हर तरफ जैसे अंधेरा सा भर गया था। जिया ने अपने हाथों को देखा जो खाली थे, वीरान थे, जैसे वो अपना सब कुछ लौटा बैठी हो। क्या बचा था उसकी जिंदगी में? कुछ भी तो नहीं। दो ही रिश्ते बचे थे उसके पास, वो भी छीन गए। क्यों? आखिर क्यों उसी के साथ ऐसा हुआ? वो चीखना चाहती थी, पूछना चाहती थी, रोना चाहती थी, मगर उसकी तो जैसे आवाज ही कहीं गुम हो गई थी। आंखों से बहते आंसू जैसे अंदर ही कहीं जम गए थे। वो बस ठंडे फर्श पर खाली हाथ, वीरान आंखें लिए नीचे फर्श को घूरती जा रही थी। जब इमरजेंसी के दरवाजे खुले और दो स्ट्रेचर्स को खींच के बाहर लाया जा रहा था, जिन पर सफेद कपड़ा डाला हुआ था, जिया खाली आंखों से उनको देखे जा रही थी। उसके तो जैसे जिस्म में जान ही नहीं थी कि उठकर अपने प्यारों के चेहरे से कपड़ा हटा पाती। काफी देर बाद हिम्मत करते वो उठी और स्ट्रेचर्स के करीब गई, मगर कपड़ा हटाने की हिम्मत ही ना हुई। उसने ऐसे ही एम्बुलेंस में उनकी बाडिस रखवाई और खुद भी साथ ही बैठ गई। एम्बुलेंस जैसे ही घर के गेट पर रुकी, उनके घर के बाहर मजमा सा इकट्ठा होने लगा। अम्मा भी एम्बुलेंस की आवाज पर दौड़कर बाहर निकली। जिया ने उनको पहले ही कॉल करके बता दिया था। हर तरफ अजीब सी सौगारियत सी फैली हुई थी। जिया ने एम्बुलेंस से निकलते उनकी डेड बॉडीज लॉन के वस्त में रखवाई और उनके चेहरे से बहुत हिम्मत करते सफेद कपड़ा उठाया और बस यही तक था उसका सबर। वो राशिद और एहसन की बॉडीज के दरमियान बैठी पूट पूट कर रो दी। अम्मा भी से जो संभालना मुश्किल हो गया था। उसकी हालत पर हर आंख अशबार थी। एक क्यामत थी जो उनके घर पर टूटी थी। किसी ने जनाजे का इंतजाम किया, तो किसी ने मस्जिद में ऐलान करवाए, तो किसी ने गुस्ल का इंतजाम किया और किसी ने अरसल को इतला करवाई। जिया को कुछ होश नहीं था। वो बस अपने बाप ताया की शक्लों को दीवाना वार देखे जा रही थी, जैसे फिर कभी उन चेहरों को नहीं देख पाएगी, उनके लम्स को महसूस ही नहीं कर पाएगी। और ये सच भी तो था, जाने वाले फिर कब लौट कर आते हैं। राशिद और एहसन की मौत को आज हफ्ता होने को था। जिया बिल्कुल गुमसुम सी लाउंज में बैठी रहती, उसे किसी चीज का होश ही कहाँ। दफ्तर के इंतजामात मैनेजर देख रहा था। सब मामला जैसे दरहम बरहम हो गए थे। अरसल को उसी दिन इतला कर दी गई थी, मगर वो फिर भी नहीं आया था। जिया को पहले उस पर गुस्सा आता था, मगर अब तो उससे नफरत हो गई थी। कैसा पत्थर दिल इंसान था वो, जो अपनी चाचा की ना सही बाप की मौत का सोच कर लौटा था। जीते जी तो उनको खुशी न दे सका, मरने के बाद कंधा ही दे देता, मगर उसने तो उनसे वो हक भी छीन लिया था। वक्त का काम है गुजरना और वो गुजर जाता है। कभी वक्त नहीं रुकता, बस बढ़ता चला जाता है। इसी तरह राशिद और एहसन को दुनिया से रुखसत हुए 1 महीना हो गया था, मगर अरसल नहीं आया। अम्मा बी ने जिया को संभाल रखा था। उनके इतना समझाने पर भी आज महीने बाद वो खुद को संभालते ऑफिस जाने को तैयार हुई थी। अब उसे ही सब कुछ अकेले संभालना था। वो चाहे बिजनेस हो या उसकी अपनी जात। जाने वाले चले गए थे, पीछे अपनी ढेरों यादें छोड़े। अब इन यादों के सहारे ही उसे जीना था। जिया जैसे ही ऑफिस आई, सीधी राशिद और एहसन के केबिन में चली आई, जहां दोनों की कुर्सियां बराबर में वीरान पड़ी थी। टेबल पर उनकी इस्तेमाल की चीजें तरतीब से रखी हुई थी। जिया के दिल को कुछ हुआ, एक तकलीफ सी थी जो पूरे जिस्म में सरायत कर गई थी। वो धीरे से चलती हुई उन कुर्सियों तक आई और उनको छू कर देखा, जैसे वो राशिद और एहसन को महसूस करना चाह रही हो। आंखें फिर से भीगने लगी। गुजरे लम्हे फिर से याद आने लगे थे। जाने वो कितनी देर ऐसे ही खड़ी उन कुर्सियों को देखती रही। जब दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो होश की दुनिया में लोगी। जल्दी से आंखें चेहरा साफ किया जो आंसुओं से भीग गया था, और खुद को नॉर्मल करते आने वाले को अंदर आने की इजाजत दी।
उसे अब कमजोर नहीं पड़ना था, खुद को संभालना था, अपने पापा और बड़े बाबा के बिजनेस को संभालना था जो वो उसके सहारे छोड़ गए थे। इसलिए खुद को संभालती अपनी जगह पर बैठी। अस्सलाम वालेकुम मैम। मैनेजर ने अंदर आते सलाम करते उसे गौर से देखा। वालेकुम सलाम। जी मैनेजर साहब आए। जिया ने चेहरे पर संजीदगी सजाए हुए कहा, मैम, सर राशिद और एहसन की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। हम सब ऑफिस वाले आपसे तज़ियत करना चाह रहे थे। मैनेजर ने मोहतात अंदाज में कहा, शुक्रिया आप सबका मैनेजर, मगर इस सब की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने काम पर फोकस करें प्लीज। मुझे पिछली माह की तमाम डिटेल्स चाहिए। जिया ने नरमी से उनको टोकते हुए कहा। वो नहीं चाहती थी कि उस जिक्र से किसी के भी सामने कमजोर पड़े और दूसरों को उसकी कमजोरी मिले। इसी सहूलियत से इनकार कर दिया। मैनेजर एक पल को गड़बड़ाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिया जैसी जो अभी नासमझ बच्ची समझ रहा था आते ही ऑफिस की तमाम डिटेल्स मांग लेगी। जी मैम, मैं अभी लाता हूँ, मैनेजर कहते जल्दी से बाहर निकला। रुमाल से माथे पर आया पसीना साफ किया और अपने केबिन में दाखिल हुआ। मैनेजर परेशान सा इधर से उधर चक्कर काटने लगा। फिर कुछ सोचकर फाइल्स उठाए जिया के केबिन की तरफ बढ़ा और नॉक करते अंदर दाखिल हुआ। जिया, जो अपने मोबाइल पर कुछ सर्च कर रही थी, उसे देखते मोबाइल साइड पर रखते मैनेजर की लाइव फाइल्स की जाने मुतवज्जा हुई। वो जैसे जैसे फाइल्स चेक करी थी, चेहरे पर परेशानी के आथार नमूदार होते जा रहे थे। ये सब क्या है मैनेजर साहब? एक महीने में इतना लॉस कैसे? और आप लोग क्या कर रहे थे? कंपनी को इतना नुकसान कैसे पहुंचा? जिया ने गुस्से और बेबसी से मैनेजर को देखते हुए पूछा, मैम, हमने तो पूरी कोशिश की थी सब कुछ संभालने की, मगर जब मालकानी सर पर नहीं थे तो मुलाजमिन क्या कर सकते हैं? हमसे जितना हुआ हमने किया, मगर जो कंपनियां हमारे साथ जुड़ी हुई थी उन सब ने हमारी कंपनी के हालात और मालकान की गैर मौजूदगी को जरिया बनाते पीछे हो गए, जिससे हमारी कंपनी मुसलसल लॉस में जा रही है। जिया मैनेजर की बात सुनते मजीद परेशान हुई। परेशानी से सर हाथों में गिराए बैठ गई थी। वो कैसे करेगी सब अकेले? पापा बड़े पापा कहाँ चले गए हैं मुझे अकेले छोड़कर? जिया ने तकलीफ से आंखें बंद करके खोली, फिर गहरा सांस लेते खुद को कंपोज करते अगला लाइला अमल सोचने लगी। और मैनेजर की जानी मतवजा हुई, जो इसे झांचती हुई नजरों से देख रहा था। मेरी मीटिंग अरेंज करे इन सब कंपनी से जो हमारे साथ काम कर रही थी, ये अभी भी कर रही है। जिया ने कुछ सोचते हुए मैनेजर से कहा, जी मैम। मैनेजर कहता उठकर कमरे से निकल गया और जिया गहरी सोच में गुम हो गई। जब कुछ देर बाद पियोन चाय लिए उसके रूम में दाखिल हुआ। मैम, चाय? पियोन ने अपनी एक्सरे करती नजरों से उसे देखते बाहरी आवाज में पुकारा। जिया ने चौंक कर उसे देखा। नया चेहरा। तुम अंदर कैसे आए? और तुमसे मैंने कहा था चाय का? जिया को ना जाने की उस पियोन पर शदीद गुस्सा आया था। भड़क कर बोली, मैम, अंदर मैं दरवाजे से आया हूँ और चाय इसलिए लाया कि मुझे लगा कि आपको इस वक्त इसकी बहुत शदीद जरूरत है। पियोन ने इत्मीनान से जवाब दिया। नजरें हनूज जिया को घूरती हुई थी। जिया ने घूर कर उसे देखा। तुम्हें जरा मैनर्स नहीं है कि किसी के रूम में दाखिल होने से पहले इजाजत देते हैं? जिया ने गुस्से से उसे उसकी गलती बताते हुए कहा, ओ अच्छा, आप इसलिए इतना भड़क रहे हैं? पर सॉरी मैम, मैंने नॉक की थी, मगर आपका खुद का ध्यान कहीं और था। पियान ने इस बार उससे इसकी गलती दिखाई थी। एक बात और मैम, कान और आंखें खुली रखनी चाहिए, वरना लोग आसानी से फायदा उठा लेते हैं। ये कहते हुए पियोन बाहर निकल गया था। पीछे वो बेजुताब खा कर लगे। दो कौड़ी का पियोन मुझे बातें सुनाकर चला गया, इसकी ऐसी की तैसी। जिया ने भड़क कर मैनेजर को अंदर बुलाया। मैनेजर बोतल से निकले जिन की तरह हाजिर हुआ। जी मैम, ये पियोन पहले तो नहीं था, अब किसने रखा इसको? जिया ने गुस्से से सुर्ख पड़ते पूछा। मैनेजर पल भर को गड़बड़ाया, फिर जल्दी से बोला, मैम, इसको सर राशिद ने रखा था अपने आखिरी दिनों में। मैनेजर ने जल्दी से कहा। राशिद का नाम सुनते जिया धीमी पड़ गई। ठीक है, जाओ और उसको मैनर्स सिखाओ, आइंदा बगैर नॉक किए मेरे रूम में ना आए। जिया ने नागवारी से हाथ जिलाते हुए कहा। तो मैनेजर जी मैम कहता जल्दी से बाहर निकल गया। ओए इधर आओ। प्यून अपने काम में मसरूफ था जब मैनेजर तन फन करता उसके सर पर पहुंचा। जी सर, बोले। प्यून ने उसको लाल सुर्ख होते देख संजीदा शक्ल बनाए कहा, तुम्हें सच में सर राशिद ने रखा था? मैनेजर ने मशकूक नजरों से उसको देखते हुए पूछा। जी बिल्कुल सर, बल्कि सर ने तो मुझे ये भी कहा था कि मेरे घर भी कुछ काम है, वहां भी आया करना। प्यून ने इत्मीनान से इसकी आंखों में देखकर कहा। मैनेजर उसकी बात पर कंफ्यूज सा दिखाई देने लगा। फिर उसे देखकर गुस्से से बोला, ठीक है, मगर दोबारा मैम के कमरे में बगैर दस्तक दिए मत जाना।
वरना उन्होंने तुम्हें फायर कर देना, समझे? मैनेजर कहते वापस मुड़ गया तो पियोन पुरस्कार सा मुस्कुराया। अस्सलाम वालेकुम। अरसल ने फ्लैट में दाखिल होते हुए कहा तो सामने बैठे फयाज ने उसे घूरती नजरों से देखा। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहा है? फयाज को खुद की तरफ घूरते देख अरसल थप से उसके साथ बैठा बोला, ये तुम करते क्या फिर रहे हो? 1 महीना हो गया तुम्हें पाकिस्तान आए और तुम कल जिया के पास भी नहीं गए और अपने ही बाप के दफ्तर में प्योन बने अपने ही मुलाजमिन से जलील होते फिर रहे हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? फयाज ने भड़कते हुए कहा। अरसल अपने बाप और चाचा की मौत के हफ्ते बाद ही पाकिस्तान आ गया था। कुछ मसाइल की वजह से वो वक्त पर नहीं पहुंच सका था, मगर आते ही अपने बाप और चाचा की कब्र पर लाजिम गया था। फिर वो अपने बचपन के दोस्त सियाज के फ्लैट में उसके पास आ गया। उसमें हिम्मत नहीं थी कि जिया का सामना करने की। वो नहीं जानता था कि जिया उसे देखकर कैसे रिएक्ट करेगी। दूसरी वजह ये थी कि उसके बाबा के एक वफादार मुलाजिम ने उसे ऑफिस के मैनेजर की बददियानती का भी बताया था। अरसल सोच समझकर कदम उठाना चाहता था, इसलिए उसने बेस बदलकर ऑफिस में काम करने का सोचा ताकि पता लगा सके कि क्या सच है और क्या झूठ। 1 महीने से वो प्योन बनकर अपने ऑफिस के हर वर्कर पर नजर रखे हुए था। महीने बाद जिया ने भी ऑफिस ज्वाइन कर लिया था। जिया को हफ्ता हो गया था ऑफिस आते, जिससे अरसल को अंदाजा हो गया था कि जिया के लिए अकेले बिजनेस संभालना मुश्किल है। मगर अरसल अभी ना तो जिया का सामना करना चाहता था और ना ही ऑफिस में अपनी असलियत जाहिर कर सकता था, क्योंकि मैनेजर बहुत चालाक इंसान था जो किसी भी किस्म का सबूत नहीं छोड़ता था। मगर अरसल को ये पता जरूर चल गया था कि मैनेजर ही है जो उनके बिजनेस का नुकसान पहुंचा रहा है और बहुत सा पैसा हड़प रहा है। सबूतों के बगैर अरसल कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अभी अपनी असलियत छुपाए हुए था। कुछ सोच रहा है, बोल भाई क्या करना चाह रहा है? फयाज ने अरसल को गहरी सोच में डूबा हुआ देखकर कंधे से हिलाते हुए पूछा, यार फयाज, ऑफिस में कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं वहां असलियत छुपा कर काम कर रहा हूँ। अरसल ने कुछ सोचते हुए फयाज से सच कहा। कैसी गड़बड़? फयाज ने अजमते हुए पूछा। यार मैनेजर जो है, जब से बाबा चाचू की डेथ हुई है तब ऑफिस में हेरा फेरी तब से कर रहा है। शायद बाबा लोगों के वक्त से भी वो ये सब कर रहा, मगर जब से मैं वहाँ प्योन की जॉब करने लगा हूँ तब से उस पर नजर रखे हुआ हूँ। बहुत चालाक इंसान है। उसने जिया को भी अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया है। अरसल ने परेशानी से माथा मसलते हुए कहा, तो फिक्र न कर, हम मिलकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढेंगे। फयाज उसकी बात सुनते परेशान होते बोला, बहुत चालाक है वो, कोई सबूत छोड़ भनक भी नहीं लगने देता किसी को, कि ऐसा घुमाता है बातों में कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। अरसल ने गहरा सांस लेते हुए कहा, तो अब क्या करें? कैसे बिजनेस और जिया को उसकी शर से महफूज करें? फयाज ने परेशानी से पूछा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, सोचते हैं कुछ, कहते अरसल थके हुए अंदाज में वहीं लेटते हुए बोला और आंखें बंद कर गया। फयाज उसकी थकन का एहसास करते उठकर कॉफी बनाने चल दिया। अगले दिन अरसल प्योन बना ऑफिस पहुंचा तो जिया को अपने केबिन में चक्कर काटते देख रुका, फिर कुछ सोचकर कॉफी का मग बनाकर उसके केबिन की तरफ चल दिया। अरसल अभी 2 कदम पीछे ही था जब मैनेजर जिया के केबिन में दाखिल हुआ। सामने को मैम, मैनेजर ने एहतराम से सलाम किया। जी मैनेजर साहब, क्या अपडेट है? जिया ने बेचैनी से पूछा। अरसल दरवाजे के पास ही रुक गया था और वही खड़े होकर उनकी बातें सुनने लगा। मैम, मैंने सब कंपनियों से बात की है मगर वो लोग एक ही शर्त पर मीटिंग के लिए मान रहे हैं। मैनेजर ने अपनी शातिराना नजरें जिया के चेहरे पर फोकस किए होगा। कैसी शर्त? जिया ने फौरन पूछा तो मैनेजर जोश से आगे होकर बताने लगा। वो लोग चाहते हैं जितने भी प्रोजेक्ट हैं सब में उनकी मर्जी से काम हो। वो लोग अपनी मर्जी का सरमाया इस्तेमाल करना चाहते हैं जिनसे उनको फायदा हो, मगर वो एक ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं? अगर वो लोग नाकिस सरमायाकारी करेंगे तो इससे लोगों को नुकसान पहुंचेगा। हम उनको ऐसा करने की इजाजत नहीं दे सकते। जिया ने परेशानी से कहा, मैम, वो लोग अच्छा सरमाया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अपनी डूबती कंपनी को बचाने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। हमें अपनी कंपनी का फायदा देखना है, ना कि लोगों का। मैनेजर ने शातिराना दिमाग चलाते हुए कहा, नहीं अब्बास साहब, मेरे पापा और बड़े पापा ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है। मैं उनकी कंपनी और ईमानदारी को ऐसे अपने फायदे के लिए नहीं बेच सकती। जिया ने नफी में सर हिलाते कुर्सी पर बैठते हुए कहा। तो मैनेजर सब्त का घूंट भर के रह गया था, मगर फिर कुर्सी के सीटर्स के सामने बैठते बोला, देखिए मैम। इससे पहले कि वो कुछ और कहता, अरसर कॉफी का मग लिए नॉक करते अंदर दाखिल हुआ। मैम, कॉफी?
अरसल ने अदब एहतराम के रिकॉर्ड तोड़ते मग जिया के सामने रखा। जिया ने चौंक कर उसे देखा। तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? नजर नहीं आ रहा हम अहम डिस्कशन कर रहे हैं? मैनेजर ने अरसल को खा जाने वाली नजरों से घूरते सख्त लहजे में कहा। अरसल को गुस्सा तो बहुत आया, मगर जब्त करते हुए बोला तो लहजा ठंडा था। सॉरी सर, बट मुझे मैम ने ही ऑर्डर दिया था कॉफी लाने का। अरसल ने बहुत एतमाद से कहा कि जिया भी हैरान रह गई। अच्छा, अब रख दी है ना तो जाओ अब। मैनेजर ने सख्त लहजे में कहा, जैसे कह रहा हो कि अब दफा हो जाओ। अब्बास साहब, अभी आप जाएंगे, उनसे बात करें और मीटिंग सेट करें। बाकी आगे क्या करना है बाद में देखेंगे। जिया ने अरसल को रुकने का इशारा करते कहा तो मैनेजर जब्त से सर इस बात में हिलाते अरसल को वार्निंग देती नजरों से देखते बाहर निकल गया। और तुम, मैंने कब कहा तुमको कॉफी? झूठ क्यों बोला? जिया ने उसे घूरते हुए पूछा तो अरसल मुस्कुरा दिया। आपने उसके सामने मेरी बात की नफी भी तो नहीं ना की, जिसका मतलब साफ था कि आपको कॉफी की तलब थी। उसकी आंखों में देखते वो सुकून से बोला था, देखो, तुम अगर ये समझ रहे हो कि ऐसे तुम मेरा दिल जीत कर बड़ी जॉब हासिल कर लोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, समझे? इसलिए ज्यादा ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद। जिया ने नागवारी से बात मुकम्मल की। मुझे लालच भी नहीं है मैम, मैं तो बस राशिद साहब के एहसान का बदला चुका रहा हूँ। अरसल ने जिया की अकल पर अफसोस करते हुए कहा। कैसा एहसान और कैसा बदला? अब के जिया मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब मुतवज्जा होते हुए बोली। दरअसल एक बार उन्होंने मेरी मदद की थी और फिर मुझे यहाँ जॉब दी, तो मेरा भी फर्ज है ना कि उनके दुश्मनों से आपकी और आपकी कंपनी की हिफाजत करूं। अरसल ने हद दर्जा मासूम बनते हुए कहा। अच्छा, तो तुम मेरी मदद करना चाहते हो? बिजनेस के बेस से भी वाकिफ हो? तुम आए बड़े मेरी मदद करने वाले। पहले मुतासिर लहजे में बोलते आखिर गुस्से से पूछा। मैम, मैं क्या हूँ क्या नहीं ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। बस इतना जान ले कि आपके इर्द गिर्द बहुत से खुले आम दुश्मन बेस बदले घूम रहे हैं, जो कंपनी को डुबोने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप समझदार हैं। ये कहते अरसल बाहर निकल गया। जिया ने गौर से उसे जाते देखा। ऐसा क्या है उस शख्स में जो मैं उसकी इतनी बातें सुन लेती हूँ और उसको निकाल भी नहीं पा रही। जिया ने पुरसोच नजरों से अरसल को देखते हुए सोचा। अगले दिन उसकी मीटिंग थी, सब कंपनी के ओनर्स के साथ, इसलिए वक्त पर आ गई थी। अब आने वाले वक्त से वो परेशान से बैठी थी। कैसे सब हैंडल करेगी? काश पापा अब दोनों ना जाते तो मैं आज इतनी अकेली ना होती। अरसल, तुमने अच्छा नहीं किया। मुझे नफरत है तुम जैसे बेहिस इंसान से। जिया ने अरसल के ख्याल से ही नफरत से सर झटका। कुछ देर में मीटिंग शुरू हो चुकी थी, जिसमें सब एक तरफ थे तो जिया एक तरफ, मगर वो झुकने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। देखिए राव साहब, मैं आप लोगों को हरगिज़ इस बात की इजाजत नहीं दे सकती। इस कंपनी ने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, आगे भी ऐसे ही करेगी। आप लोगों को मेरे साथ काम करना है, करें, नहीं तो आप लोगों की मर्जी। काफी देर बहस के बावजूद जब वो लोग नहीं माने तो जिया ने खड़े होते अदनाई लहजे में कहा तो सबको सांप सूंघ गया। फिर सब एक साथ खड़े हुए और बाहर निकलते गए। मतलब साफ था कि वो अब जिया के साथ काम नहीं करेंगे। उनके जाने के बाद जिया वहीं कुर्सी पर सर पकड़कर बैठ गई। आज उसे पता चला कि अपना आप बहुत बेबस उसे लग रहा था और अरसल से नफरत और बढ़ गई थी। मैम, चाय? अरसल ने उसके सामने चाय रखते हुए कहा, साथ में एक जुत थी जो कप के नीचे दबी हुई थी। जिया ने आज उसे कुछ नहीं कहा, ना डांटा ना कोई तलख कलाम नहीं की। खामोशी से चाय का कप उठाया तो उसकी नजर चित पड़ गई। जिया ने जैसे ही खोलकर देखा तो उस पर छोटी सी तहरीर थी। लिखा था, हिम्मत मत हारो, क्योंकि जो हिम्मत नहीं हारते उनकी कभी हार नहीं होती। जिया ने मुस्कुराकर दरवाजे की जाने देखा, जहां अरसल खड़ा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। जिया ने जैसे ही उसे देखा फौरन संजीदा होते चाय पीने लगी। तो अरसल मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया, मगर बाहर की जानिब रुख करते वक्त उसका चेहरा संजीदा था और कुछ सर्दपन था उसके अंदाज में। अरसल रात के वक्त अपने ही ऑफिस में छुपकर दाखिल हुआ। उसका रुख मैनेजर के केबिन की तरफ था। अरसल ने केबिन का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हुआ। उसके पास सारे ऑफिस की डुप्लीकेट चाबियां मौजूद थी, जिनको हासिल करना उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। अरसल ने आराम से मैनेजर के केबिन की तलाशी ली, हर दराज अलमारी चेक की, मगर उसे कुछ ऐसा ना मिला जिससे मैनेजर मशकूक साबित हो। अरसल जैसे ही पलटने लगा, एकाएक उसके दिमाग में एक धमाका सा हुआ। अरसल ने जल्दी से फाइलों वाले रेक के करीब जाकर बहुत गौर से देखने लगा।
वहां कुछ अजीब सा था। सारी फाइलें एक जैसी थी, मगर एक फाइल थोड़ी मुख्तलिफ सी थी। अरसल ने जैसे ही उसको छू कर देखा, वो दूर से एक फाइल ही लगती थी, मगर वो फाइल नहीं, एक दराज था जिसकी ऊपर वाली साइड पर लॉक लगा था, जो गौर से देखने पर पता लगता था, वरना दूर से वो एक फाइल ही लगती थी। अरसल ने जैसे ही अपने साथ लाए हथियार में से एक पिन लेकर लॉक को खोलने की कोशिश की, तो लॉक आसानी से खुल गया। लॉक इतना मुश्किल नहीं था, खोलना थोड़ी मेहनत करनी पड़ी थी, और लॉक क्लिक की आवाज से खुल गया। अरसल ने दराज खोला तो उसमें कोई पेन ड्राइव थी और एक ब्लैक फाइल थी, साथ में काफी सारी रकम जो यकीनन ऑफिस में हेरा फेरी करके यहाँ छुपा रखी थी। अरसल ने कुछ देर सोचा, फिर सारी रकम और फाइल पेन ड्राइव अपने बैग में रखी और दराज बंद करते केबल को लॉक लगाया और जहां से आया था वहीं से निकलता चला गया। उसे जाते ही पेन ड्राइव अपने लैपटॉप के साथ लगाकर ऑन की तो उसमें उनके बिजनेस की हसास इंफॉर्मेशन थी, जिसे देखते अरसल का दिमाग फक से उड़ा था। अभी वो एक झटके से नहीं संभला था कि एक और झटका लगा। इसमें एक वीडियो भी थी जिसमें मैनेजर और साइड का सुपरवाइजर आरिफ थे, जो साइड पर कोई झगड़ा करवाने की बात कर रहे थे, जिसके नतीजे में वो दोनों राशिद और एहसन से मजदूरों के नाम पर भारी रकम निकलवाकर हड़पने का प्लान बना रहे थे। अरसल को समझ ही नहीं आई कि ये वीडियो अब्बास ने क्यों संभाल रखी है। फिर अरसल ने फाइल चेक की, जिसमें पिछले महीने ऑफिस के अकाउंट से निकलवाई गई रकम की वो रसीदें थी जो मैनेजर ने जिया को नहीं दिखाई थी। ऑफिस के अकाउंट से अच्छी खासी भारी रकम निकलवाई गई थी। अरसल ये सब देखते सर पकड़ गया। अरसल को इतना अंदाजा हो गया था कि ये सब राशिद और एहसन की मौत से पहले का चल रहा था, और जिस दिन राशिद और एहसन का एक्सीडेंट हुआ था उस दिन साइड पर होने वाले झगड़े से सुपरवाइजर और मैनेजर का ही हाथ था। मगर राशिद लोगों की डेथ ने उनकी गेम पूरी होने नहीं दी थी, और फिर भी उन लोगों ने जिया की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते पूरे महीने में अपना नुकसान पूरा कर लिया था। अगले दिन अरसल जब ऑफिस आया तो मैनेजर परेशान सा लगा उसे, मगर उसने अपने केबिन में हुई तलाशी का जिक्र तक नहीं किया, ना ही जिया से कुछ कहा। मगर उसकी बेचैनी अरसल खूब समझ रहा था। अरसल प्लान ना चुका था। शाम में जैसे ही ऑफिस टाइम खत्म हुआ, अरसल फौरन से ऑफिस से निकल गया और बाहर मुंह पर मास्क लगाए फयाज की जाने पड़ गया, जो गाड़ी तैयार किए खड़ा था। अब वो लोग अब्बास के निकलने का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद अब्बास उनको अपनी गाड़ी की तरफ जाता नजर आया। जैसे ही उसने गाड़ी चलाई, अरसल ने फयाज को उसका पीछा करने का इशारा किया। कुछ दूर जाकर कदरे सुनसान जगह पर उन लोगों ने अब्बास को जा पकड़ा था। उसके मुंह पर कपड़ा चढ़ाए उसे खींचकर अपनी गाड़ी में डालते आगे निकल गए थे। अब्बास ने मजामत की, मगर अरसल ने उसके सर के पिछले हिस्से पर जोर से कुछ मारा तो वहीं बेहोश हो गया। अब्बास को जब होश आया तो वो एक वीरान से कमरे में कुर्सी पर बंधा हुआ था। अब्बास के रोंगटे खड़े हो गए। डर और खौफ से चीखने चिल्लाने लगा, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लाए हो? छोड़ो मुझे, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ। सामने से आते अरसल को देखकर अब्बास की जुबान को ब्रेक लगी। अल्फाज मुंह में ही रह गए थे। तो तुम 2 टके के प्योन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे पकड़ने की? मैं तुम्हारी जॉब खत्म करवा दूंगा। अब्बास अरसल को देखकर गुस्से से लाल सुर्ख पड़ते चीखा था, तुम मेरी जॉब को छोड़ो, अपनी फिक्र करो। फयाज ने वहां कैमरा पहले से सेट कर रखा था, जिसमें अब्बास का इतराफ पे जुर्म रिकॉर्ड हो जाना था। क्या क्या घपले किए हैं कंपनी में, जल्दी से बताओ, वरना। कहते ही अरसल ने हाथ में पकड़े रिमोट का बटन दबाया, जिससे अब्बास को अच्छा खासा इलेक्ट्रिक शॉक लगा। समझ तो गए हो गए तुम? अरसल ने इसके सामने टांग पर टांग रखकर बैठते पूछा। तो अब्बास ने खौफजदा नजरों से थे देखा। कौन हो तुम? मेरी तुमसे क्या दुश्मनी? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अब्बास ने खौफजदा लहजे में पूछा। अरसल अरसल राशिद महमूद, नाम तो सुना होगा। अरसल ने जैसे अपना पूरा नाम बताया, अब्बास के पैरों तले से जमीन निकल गई। सर राशिद के बेटे अरसल साहब जो यूरोप में थे? अब्बास को यकीन ही नहीं आ रहा था। जिस पर 1 महीने से वो रोब डालता आ रहा था वो कोई और नहीं, उसके बॉस का बेटा और मुस्तकबिल का बॉस था। अरसल ने जैसे ही रिमोट फिर से ओपन किया, अब्बास एकदम चिल्ला उठा, नहीं नहीं सर, मुझे माफ कर दे, मैं बताता हूँ सब कुछ, सच सच प्लीज सर। अब्बास रो देने को था, इल्तजाई करता हुआ बोला, जल्दी बोलो। अरसल ने रौब से कहा तो जल्दी जल्दी सब बताता गया, कैसे उसने और सुपरवाइजर ने मिलकर
कंपनी का पैसा चोरी किया, फिर कंपनी की हसास इन्फॉर्मेशन चोरी की और उसको बेचने का प्लान बनाया। सब कुछ बताता गया, जिसे सुनकर अरसल को बहुत गुस्सा आया। अरसल ने पहले खूब उसकी पटाई की, फिर पुलिस, इसको पहले ही बोल चुका था, उनके हवाले कर दिया। अब्बास मुआफिया मांगता था, मगर अरसल ने उसकी एक ना सुनी। राव और उसके साथ मिले ओनर्स आज फिर जिया के पास आए थे और उसको अपनी ऑफर पर मनाने, मगर जब जिया ना मानी तो राव ने उसे डराना धमकाना शुरू कर दिया। इससे पहले कि जिया कुछ कहती, अचानक दरवाजा खुला और अरसल ऑफिस सूट में मलबूस नक्सक सा तैयार अंदर दाखिल हुआ। जिया समेत सब हैरत से उसे देख रहे थे। तुम तो प्यून हो ना यहाँ के? एक ने अपने खदशात के तहत उससे पूछा। नहीं, ये है अरसल राशिद महमूद, इस कंपनी के 50% के मालिक और राशिद महमूद साहब के इकलौते वारिस। अरसल के पीछे हाथ बांधकर खड़े वो गफ्फार ने उसका तारुफ करवाते हुए कहा। जिया गफ्फार को अच्छे से जानती थी। वो राशिद साहब का बहुत ही वफादार खास मुलाजिम था, मगर 1 महीने से गायब था। तब से आज नजर आया था। जहां सब हैरान थे, वहीं जिया ने नफरत से उसे देखा। उसकी नफरत भरी नजरें अरसल अच्छे से महसूस कर रहा था, मगर अभी वो उसकी नफरत दूर करने का या उसे मनाने का वक्त नहीं था उसके पास। अरसल चलता हुआ दूसरी सरबराही कुर्सी पर बैठा और बाकी सबको भी बैठने का इशारा किया, तो सब जल्दी से बैठते। जिया भी न चाहते हुए बैठ गई। मीटिंग फिर से स्टार्ट हो गई थी। राव ने अपना मुतालबा दोहराया तो अरसल ने टांग पर टांग रखे उसको साफ अल्फाज में इनकार कर दिया। जब हम एक बार आपको बता चुके हैं कि हम अपना ईमान नहीं बेचेंगे, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको दोबारा ऐसा मुतालबा करना चाहिए। जिसको हमारे साथ काम करना है करे, नहीं करना है ना करे। हमारी कंपनी के लिए हम खुद ही काफी हैं। अरसल ने काफी खुरदरे लहजे में कहा तो पल भर को खामोशी छा गई। अरसल के अंदाज पर जिया ने उसे देखा, जो उसे नहीं सामने दिख रहा था। जो भी था, जिया उससे जितनी भी नफरत करती, मगर ये भी सच था कि उसके आने से जिया की हिम्मत बांधी थी। एक तहफ्फुज का एहसास हुआ था, जैसे लगा वो अकेली नहीं है, कोई अभी भी है उसके साथ। जिया ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया और मीटिंग की तरफ मुतवज्जा हुई। यहाँ अभी और इसी वक्त वोटिंग होगी। कौन हमारे साथ रहना चाहता है, कौन नहीं। आप लोगों के पास बस आधा घंटा है। सोच समझ कर ले फिर वोट डाले। आज फैसला आर या पार करने का वक्त आ चुका है। अरसल ने रोब से कहा तो सबने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। सबने कुछ देर सोचा, फिर अपने अपने सामने पड़े बोर्ड पर नाम लिखने लगे और जब सबने अपने अपने बोर्ड उठाकर सामने किए तो अरसल के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट फैल गई। बोर्ड देखकर जिया की रुकी हुई सांस बहाल हुई। राव साहब मुंह खोले सबके बोर्ड देख रहे थे, फिर झटके से अपनी जगह से उठे। देख लूंगा मैं, एक एक को देख लूंगा। राव साहब सबको गुस्से से उंगली उठाकर सबको धमकी अमेज लहजे में कहते मीटिंग रूम से निकलते चले गए। जिया मैम, हम आपसे और अरसल सर से दिल से माजरत करते हैं। हमें ये सब करने को राव साहब ने बोला था और उनको सपोर्ट करने वाले आप ही के ऑफिस के लोग थे। शराजी साहब ने शर्मिंदा लहजे में कहा तो जिया चौंकी। कौन लोग? जिया ने शराजी साहब को देखते संजीदगी से पूछा। आपके मैनेजर अब्बास और सुपरवाइजर आरिफ और राव साहब के साथ मिले हुए थे। एक तरह से वो आपके बिजनेस में अकाउंट से भारी मकदार में रकम चुरा रहे थे, तो दूसरी तरफ से राव के साथ मिलकर आपके कॉन्ट्रैक्टर्स को नुकसान भी पहुंचा रहे थे। ये सब उनकी चाल थी ताकि आपकी कंपनी दिवालिया हो जाए और फिर नीलामी में सस्ते दामों राव साहब खरीद ले। राव पहले से ही आपकी कंपनी के पीछे था। शराजी ने तफसील बताते सबको आगाह किया। अरसल, जो अभी तक इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका था, अब जब सब कुछ क्लियर हुआ तो उसे अब्बास और आरिफ पर बहुत गुस्सा आया। फिर ये सोचकर चुप हो गया कि इनको उनके किए की सजा वो दे आया है और कंपनी का पैसा भी वापस मिल गया था, तो वो मुतमईन था। जिया ने गुस्से से अब्बास और आरिफ को बुलाने का कहा तो अरसल गला खनकारते हुए बोला, वो लोग इस वक्त जेल में है। अरसल के अल्फाज थे कि धमाका। जिया ने झटके से अरसल की तरफ देखा, जो अब भी सामने ही देख रहा था। सब लोग इजाजत लेकर चले गए तो जिया भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और जाते जाते रुकी, मगर पलटी नहीं। जब आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत ना हो ना, इंसान को खामोशी रहना चाहिए, कहते वो आगे बढ़ गई तो अरसल हल्का सा मुस्कुराया और खुद भी उठकर जिया के पीछे चल दिया। अरसल अब्बास और आरिफ को पुलिस के हवाले करते खुद शराजी साहब के पास पहुंच गया था और फिर शराजी से बातचीत करते हुए सब कुछ हल किया। शराजी साहब खुद भी ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए जल्दी ही अरसल की बात मान गए
और फिर उन्होंने अपने बाकी साथियों को समझाया, मनाया। यही वजह थी कि सबने फौरन जिया और अरसल के हक में फैसला दे दिया। और अरसल ने भी इसीलिए वोटिंग का बोला था, क्योंकि नतीजा वो जानता था। अरसल जैसे ही केबिन में दाखिल हुआ, जिया सामने ही इधर से उधर चक्कर काट रही थी। अरसल को अंदर आते देख रुकी, फिर चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया। देखो, मैं जानता हूं तुम मुझसे खफा हो। खफा? मैं कौन होती हूँ आपसे खफा होने वाली? जिया ने तीखे चितनों लफ्ज चबा चबा कर अदा करते बोली। यार, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? 1 महीने से मैं तुम्हारे साथ था। अरसल ने मुस्कुराते हुए कहा। जिया को लगा उसे तंज कर रहा है। जिया ने कहकर चेहरा मोड़ लिया। अरे अच्छा, अब बस भी करो ना यार, कितना और नाराज रहोगी? अरसल ने आगे बढ़कर समझाना चाहा। मेरे नाराज होने या ना होने से क्या होता है? अगर इतनी ही फिक्र थी तो कम से कम अपने बाबा की जिंदगी में वापस चले जाते, वैसे तरसते हुए ना मरते। जिया ने तलखी से कहा और अपना बैग ले केबिन से निकलती चढ़ गई। आंखें नम होने लगी, इसीलिए वो इसके सामने से हट गई। उसके सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए ऑफिस से निकल आई। बाहर बारिश होने लग गई थी, जिसमें जिया भीगती चली जा रही थी। ड्राइवर ने कहा भी कि गाड़ी में बैठ जाए, मगर उसने मना कर दिया कि वो चले जाएं। वो बारिश में भीगती गुजरे वक्त की यादों में गुम चली जा रही थी। जब उसके करीब गाड़ी का हॉर्न बजा, ड्राइवर ने जाकर अरसल को बता दिया था। वो फौरन उससे गाड़ी की चाबी लेते उसके पीछे भागा था। क्यों आए हैं मेरे पीछे? जिया ने तल्खी से पूछा तो अरसल ने फ्रंट डोर खोला और उसे बैठने का इशारा किया, मगर जिया ने घूर कर अरसल को देखा और आगे चल दी। अरसल जब्त करके रह गया, फिर गाड़ी इसके बराबर की। जिया, बैठो यार, देखो तुम पूरी भीग गई हो, बीमार पड़ जाओगी, आओ शाबाश। उसे बच्चों की तरह ट्रीट करते हुए बोला, मगर जिया रुकी नहीं, चलती रही। अरसल का अब के मीटर घूमा था। वो कब से मिन्नतें कर रहा था और मैडम के नखरे खत्म नहीं हो रहे थे। गुस्से से गाड़ी से निकला और झटके से उसके बाजू पकड़ते गाड़ी की जाने पड़ा। छोड़े, मैंने कहा ना, छोड़े मेरा हाथ। जिया मजामत करते गुस्से से चिल्लाई। अरसल ने बिना कोई असर लिए इसी तरह उसका हाथ पकड़कर ले जाते गाड़ी का फ्रंट डोर खोलकर उसे अंदर जबरदस्ती बिठाया और खुद घूम कर दूसरी साइड से अपना सीट संभालते गाड़ी झटके से आगे बढ़ा दी। आप बहुत बुरे हैं, जिया ने गुस्से से कहा तो वो सुकून से बोला, कुछ और? चेहरे पर भला की संजीदगी थी। जिया ने गुस्से से चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया तो अरसल के लोगों पर मुस्कुराहट मचली, मगर वो महारत से उसे दबा गया। कुछ देर में वो लोग घर पहुंच चुके थे। जैसे ही गेट खुला, अरसल ने गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। गाड़ी के रुकते ही जिया अपना बैग लिए तेज कदमों से चलते अपने कमरे की जाने पड़ गई। पीछे अरसल खड़ा उसे देखता रह गया, फिर सर झटक कर अंदर की जानिब चल दिया। अम्मा बी ने अनजान शख्स को घर में आते देखा तो घूर कर देखती तफ्शीशी अंदाज में बोली, भाई कौन हो? कैसे मुंह उठाए अंदर घुसे आ रहे हो? अरसल ने चौंक कर अम्मा बी को देखा। अम्मा बी ने भी अरसल को नहीं देख रखा था, इसलिए वो उनके लिए अजनबी था। इसलिए भड़क कर बोलो, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अरसल हूँ, राशिद महमूद का बेटा। अरसल ने अपना तारुफ करवाते हुए कहा तो अम्मा भी हक्का बक्का रह गई। फिर संभल कर बोली, आओ आओ बैठो बेटा। अरसल चलता लाउंज में दाखिल हुआ। सामने राशिद और एहसन की तस्वीर लगी हुई थी। हिल के दरमियान जिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। आज अरसल को पहली बार महसूस हुआ कि उसने क्या खो दिया। आंखों में गुलाबीपन उतरने लगा। अम्मा उसके लिए चाय बनाकर लाई तो मुस्कुराते आकर सोफे पर बैठ गया। अम्मा भी चाय रखकर जिया के कमरे में चाय का कप लिए चल दी। वो अब अपने कपड़े बदलकर दूसरे पहने खड़ी थी और सामने राशिद और एहसन की तस्वीर लगी थी, जिसे वो खड़ी देख रही थी, मगर आज सोचों की लगाम किसी और तरफ थी। जब आहट पर चौंकी, दरवाजे पर अम्मा भी चाय लिए खड़ी थी। मुस्कुराकर उनकी जानी पड़ी। अरे अम्मा भी, आपने क्यों तकलीफ की? मैं आ रही थी ना। जिया ने उनके हाथ से कप पकड़ते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। जिया बच्चे, नीचे अरसल बेटा आया हुआ है और तुम ऐसे ऊपर आ गई हो। अम्मा भी जानती थी कि जिया अरसल से कितना चिढ़ती है, मगर ये घर उसका भी था और इसे रोका नहीं जा सकता था। यहाँ आने से और जिया के गुस्से से अम्मा भी अच्छे से वाकिफ थी, इसलिए परेशानी से पूछा, जानती हूँ अम्मा भी, उनके लिए उनका कमरा सेट करवा दे। जिया ने बेदिली से कहा और चाय पीने लगी। अम्मा भी जिया की बात सुनते उठकर चली गई तो जिया फिर से अरसल के बारे में सोचने लगी। अगर तुम आ ही गए थे तो घर क्यों नहीं आए? ऑफिस में प्योन बनकर मुझसे झूठ बोलते रहे, बेवकूफ बनाते रहे। खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझते हो तुम मिस्टर अरसल महमूद।
जिया ने गुस्से से सोचा, फिर सर झटक कर चाय का खाली कप साइड पर रखते बिस्तर पर लेटते आंखें बंद कर ली। उसे फिलहाल रेस्ट की जरूरत थी। और फिर इतने दिन की बिजनेस की टेंशन दूर हुई थी तो कुछ सुकून महसूस हुआ था। उसे खुद को रिलैक्स करते सोने की कोशिश करने लगी। अरसल ने अपनी चाय खत्म की और उठकर पूरे घर में चक्कर लगाने लगा। बाहर बारिश रुक चुकी थी, हर चीज जैसे धूल कर निखर सी गई थी। अरसल चलते हुए लॉन में आ गया। वहां मौजूद हर चीज में उसकी यादें थी। कहीं बाबा के साथ खेलते हुए, तो कहीं मामा के साथ जिद करते हुए, कभी चाचू साथ रेस लगाते। गुजरे वक्त की यादें फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगी तो आंखों में गुलाबी पंसा उतरने लगा। अरसल बेटा, आपका कमरा मैंने सेट करवा दिया है। जाने कितनी देर से एक पौधे के पास खड़ा उसे देख रहा था, जब अम्मा बी की आवाज पर चौंका और मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाया। शायद ये मुस्कुराहट उसकी जात का खासा थी, वरना अपनों की जुदाई के बाद तो दिल और आंखें वीरान सी हो जाती हैं। कुछ देर वहां रुकने के बाद वो भी अपने कमरे में चल दिया, मगर जाते जाते जिया के कमरे पर एक नजर डालना नहीं भूला। रात के खाने पर अम्मा भी ने अच्छा खासा एहतमाम किया था, जिसे देखते जिया ने टेबल पर आते अरसल को सुनाने के लिए पूछा था। अम्मा भी, आज कोई मेहमान आया जो इतना एहतमाम किया हुआ है? लो भाई, इतने सालों बाद इस घर का बेटा वापिस आया है, एहतमाम तो बनता है ना बेटे। अम्मा बी ने मुस्कुराते हुए शाइस्तगी से कहा। बेटा पहले आ जाता, पहले कौन सा रास्ता भूल गया था, फजूल के चोंचले। जिया ने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहा, मगर अरसल सुन चुका था। से जिया का ये तपा तपा रूप मजा दे रहा था। घर की बेटी थी ना घर पर, सब संभालने को, इसलिए नहीं आया। अगर पता होता इससे कुछ नहीं संभाला जा रहा तो जल्दी आ जाता। अरसल ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, बेटी से संभाल ही रही थी, वो कभी अपने फ्राइज से नहीं भागी। जिया ने चिकन रोस्ट का टुकड़ा मुंह से काटते हुए कहा, जैसे वो अरसल की गर्दन काट रही है। अरसल उसकी हालत से महफूज होते चावल खा रहा था। जिया ने अरसल को ऐसे मुस्कुराते देखा तो जलकर बोली, क्या है, खाना टेबल पर है, मेरे सर पर नहीं रखा हुआ। वहां ते अम्मा बी ने भी जिया की बात सुनी तो हैरत से उसे देखने लगी। बुरी बात जिया बेटे, ऐसे थोड़ी बोलते हैं, कम अज कम आज के दिन तो इज्जत से बात करो। इतने सालों बाद वो आया है, मैंने तो नहीं कहा था वहां इतने साल जमकर बैठे रहे। जिया ने लापरवाही से बात उड़ाते हुए कहा, तो अम्मा भी तासुब से सर हिलाते वापस किचन में चली गई थी। अरसल हनूज मुस्कुराते खाने में मसरूफ था, जिसे देखकर जिया मिर्चोताप खाकर रह गई थी। अगले दिन जिया ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रही थी, जब अरसल उसके रूम में नॉक करते हुए दाखिल हुआ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सुबह सुबह मूड खराब कर दिया अपनी शक्ल दिखाकर। बाकी बात उसने दिल में ही गई थी। तुम ऑफिस मेरे साथ चलना, एक साथ चलेंगे, फिर साइड का विजिट भी कराएंगे। अरसल ने उसके लहजे की नागवारी इग्नोर करते हुए कहा, जी नहीं शुक्रिया, मैं खुद जा सकती हूँ और आ सकती हूँ, आपको जहमत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिया ने लफ्ज चबा कर अदा करते हुए कहा और उसकी साइड से गुजरना चाहा, मगर अरसल ने रास्ते में ही उसका हाथ पकड़ कर रोक लिया। क्यों कर रही हूँ ऐसा? इतनी नफरत किस लिए? या ऐसा भी क्या जुर्म है मेरा, बोलो। अरसल का अब सब जवाब दे गया था। सख्ती से उसका हाथ पकड़े सवाल किया, मैं ना तो आपको किसी बात की जवाबता हूँ, ना ही मेरे पास इन फजूल बातों के लिए वक्त है, समझे? रास्ता छोड़े मेरा। जिया ने सख्ती से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा तो अरसल ने दुख से उसे देखा। बाप तुमने खोया तो बाप मेरा भी मरा है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर बात पर मिसबिहेव करो मेरे साथ। अरसल को यही लगा था कि राशिद और एहसन की मौत की वजह से वो इसी तरह से चिड़चिड़ी सी हो गई है। अगर इतनी ही फिक्र थी बाप की तो मिस्टर अरसल आप उनकी जिंदगी में ही लौट आते, मगर नहीं आए। आप तो हार्टलेस इंसान हैं। ऐसे जज्बात आप में कहाँ होते तो बड़े पापा के दुख का एहसास होता आपको। जिया ने आंखों में नफरत लिए उसे देखते कहा। अरसल पल भर को साकिन हुआ। उस छोटी सी लड़की की आंखों में उसके लिए इतनी नफरत, और उसके अल्फाज तीर की तरह उसके दिल में लगे थे। जब्त से आंखें बंद कर उसने खोली और खामोशी से बाहर निकल गया। जिया ने भी सर झटका और बगैर असर लिए ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस के काम निपटने के बाद अरसल साइड पर चला गया था। उसने जिया को दोबारा साथ चलने को नहीं कहा था। जिया को परवाह भी नहीं थी। आवाज आराम से अपना काम करते घर के लिए वो निकल गई। अरसल रात देर से लौटा था। गाड़ी पार्क करते जैसे ही वो पलटा उसकी नजर सामने खिड़की पर पड़ी, जहां जिया खड़ी उसे देख रही थी। अरसल के देखने पर वो पीछे को पलट गई। अरसल भी सर झटकता अंदर की जाने पड़ गया। दोनों के दरमियान एक सर्द सी खामोशी हायल हो गई थी। दोनों ऑफिस जाते अपने अपने काम करते।
और वापस घर आकर अपने कमरों में घुस जाते। अजीब सी रूटीन थी उनकी। कहीं सामना हो जाता तो एक दूसरे को खामोश नजर से देखकर गुजर जाते। अम्मा भी बस सब नोट करती थी, मगर वो भी खामोश थी। शायद कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। आज काफी दिन बाद अरसल ने ऑफिस में जिया को मुखातिब किया था। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। अरसल ने नरमी से जिया को पुकारते कहा। वो जो घर जाने को निकलने वाली थी रुक कर अरसल को देखा। जी कहे, क्या कहना है? जिया ने बेजारी से कहा। उसके लहजे की बेजारी अरसल महसूस कर रहा था, मगर चुप रहा। अब बोलेंगे या मैं जाऊं? जिया ने उकता कर कहा। मसला क्या है तुम्हारे साथ? तुम जानती ही क्या हो मेरे बारे में? अरसल ने उसे बाजू से पकड़कर एकदम दीवार के साथ लगाते हुए कहा। उसके इस अंदाज पर जिया पल भर को सहमी, मगर फिर झटके से उसे पीछे करती बोली। मेरा मसला ये है कि मुझे बेहिस लोगों से नफरत है। उनका अपने आसपास होना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सुन लिया या कुछ और? जिया ने सुर्ख पड़ते चेहरे के साथ कहा और बाहर की जाने पड़ गई, मगर अरसल उसके रास्ते में आते फिर से रास्ता रोक गया। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी, जानना होगा मेरे बारे में, फिर शायद तुम्हें राय तुम्हारी बदल जाए मेरे बारे में। इस बार अरसल ने नरमी से कहा तो जिया पल भर को चौंकी, फिर खामोशी से जाकर कुर्सी घसीट कर बैठ गई। तो अरसल भी मुतमईन सा उसके सामने बैठ गया। बोले, क्या कहना चाह रहे हैं आप? जिया ने भी अबू के आराम से पूछा था। वो भी शायद इस खुद साख्ता नफरत से थक गई थी। तुम्हें पता, जब मैं यहाँ से गया था तो बहुत तकलीफ में मुब्तला था। माँ मम्मा का ऐसे छोड़ जाना मुझे अंदर तक तोड़ गया था। फिर खुद को पढ़ाई में मसरूफ कर लिया, मगर फिर भी जब फारिग होता मम्मा बाबा की याद आती। दिल करता कि मम्मा बाबा के पास आने को, पर जब ख्याल आता वहां जाने पर मम्मा नहीं होंगी तो दिल डूब जाता। यहाँ आने के ख्याल से ही दिल घबराने लगता। ये नहीं था कि मैं बाबा से प्यार नहीं करता था या उनसे मिलना नहीं चाहता था। मैं आना चाहता था, मगर हिम्मत नहीं होती थी आने की। फिर बाबा की डेथ ने मुझे बिल्कुल ही अकेला कर दिया। उनका ऐसे अचानक चले जाना मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था, जिससे संभलने के लिए मुझे वक्त चाहिए था। फिर ऑफिस के हालात तुम्हारे सामने थे। अगर मैं पहले से ही सबके सामने आ जाता तो हम कभी भी अपने मुजरिमों तक न पहुंच पाते। अरसल ने बात मुकम्मल करते जिया को देखा। क्या तुम अब मुझसे नफरत करती हो? अरसल ने उदासी भरे लहजे में पूछा। जिया ने गहरा सांस लेते हुए उसे देखा और मुस्कुराकर नफी में सहलाया, तो अरसल भी मुस्कुरा दिया। एक और बात पूछूं? अरसल ने उसे गौर से देखते हुए पूछा। जी पूछे। जिया ने नरमी से इस बात में सहलाया। मैं नहीं जानता कब कैसे तुम मेरे दिलो दिमाग में आ बसी हो। शायद बचपन से तुम हमेशा एक ख्याल बनकर मेरे साथ रही हो, और अब ये दिल हमेशा के लिए तुम्हारा तलबगार है। क्या तुम हमेशा के लिए मेरा उम्र भर का साथ बनोगी? उसके सामने हाथ फैलाते हुए उसने पूछा तो जिया पल भर के लिए साकित रह गई। फिर खपकी से बोली, ये आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं? अरसल ने झट से इस बात में सर डाला। तो बहुत ही कोई बोरिंग तरीका है प्रपोज करने का, जिया ने नाक चढ़ाते हुए कहा। तो अरसल कहका लगाकर हंस पड़ा। तुम हाँ तो करो एक बार, सारे जहान की खुशियां तुम्हारे कदमों में लाकर ढील कर दूंगा। अरसल की बात पर जिया ने भी हंसते हुए उसका हाथ थाम कर अपनी रजामंदी जाहिर कर दी। तो दोनों बहुत अरसे बाद खुलकर मुस्कुराए। जिया ने हाथ फैलाकर उसे रिंग डालने का इशारा किया, जो अरसल की मुट्ठी में दबी थी। अरसल ने इसके इशारे पर मुस्कुराते रिंग उसके हाथ में डालते उसे मुस्कुराती नजरों से देखा। अफक में डूबते सूरज ने इनको शर्मा कर देखा और अपना चेहरा छुपा गया।